नाम प्राची शर्मा है और मैं एमए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज मेरा विषय है राजेश जोशी की कविताओं में युगबोध। हम सभी जानते हैं कि समाज और साहित्य एक दूसरे के पूरक होते हैं और ये साहित्य होता है वो समाज से, साहित्यकार समाज की गतिविधियों से, इन गतिविधियों को जो देखता है वही अपनी रचना में अभिव्यक्त करता है। समकालीन साहित्य में दो प्रमुख जो कवि हैं वो राजेश जोशी और अरुण कमल हैं, जिनको मुख्यतः समकालीन साहित्य में स्थान दिया गया है। समकालीन कवियों को में उनको उच्च कोटि का स्थान दिया गया है। उसमें से भी राजेश जोशी हैं। पहले हम देखते हैं अरुण कमल और राजेश जोशी, जो दो प्रमुख कवि हैं, वो समकालीन परंपरा से लेकर संस्कृत काव्य की जो परंपरा है उससे पूरी तरह से परिचित है। इसमें जो राजेश जोशी जो मुख्य कवि हैं, जोशी के बारे में ही बात करिए, टॉपिक वही है। राजेश जोशी को समकालीन कवि मजाक बनाते हुए कहते हैं कि ये बड़े लोकप्रिय हैं। लोकप्रियता पर किसी कवि की लोकप्रियता को वो एक कलंक की तरह मानते हैं। अगर किसी कवि की लोकप्रियता को अगर कलंक माना जाता है तो वह अविस्मरणीय हो जाती है। अब उस अविस्मरणीय कवि को किस तरीके से रेखांकित किया जाता है वो उनकी कविताओं के माध्यम से पता चलता है। उनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं जिनके माध्यम से पता चलता है कि पाठक के मन में उनका जो नाम है वो जीवंत उठता है। जैसे उनकी कुछ कविताएं हैं, मिट्टी का चेहरा, पीठ की खुजली, कवि का काम, बच्चे काम पर जा रहे हैं और बच्चे काम पर जा रहे हैं, मारे जाएंगे, ये सभी जो कविताएं हैं इनसे पाठक के मन में राजेश जोशी का नाम है वो जीवंत उठता है। समकालीन साहित्य में राजेश जोशी का जो जन्म है वो 1946 ईस्वी को मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था और उनका जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भोपाल में हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने समाज की जो परंपरा थी, जातिवादी व्यवस्था थी, उसको तोड़ते हुए एक बंगाली लड़की जिसका नाम निरूपा था उससे विवाह किया, क्योंकि उनको समाज की जो जाति व्यवस्था थी उसको तोड़ना था। उसके बाद उन्होंने जो राजेश जोशी का जो कविता का समय था वो बहुत लंबा रहा है। उन्होंने 50 वर्षों तक कविताओं पे अपना कार्य किया है और जो उनका लेखन समय था वो 1970 से 1980 का समय था, जो बहुत लंबा था। और उस बीच में बिहार में जनसंघर्ष भी चल रहे थे। 1971 में कम्युनिस्ट पार्टी ने जनसंघर्ष छेड़ दिया था बिहार में, तो इस वजह से राजेश जोशी की कविताओं पर उनका असर दिखाई देता है, क्योंकि राजेश जोशी जिस समय कविता लिख रहे थे उस समय बिहार में जनसंघर्ष छिड़ा हुआ था। तो उनकी कविताओं में इसका विस्तृत रूप से चित्रण उन्होंने किया है। उनकी एक कविता है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसमें उनका क्या बोलते हैं, यथार्थ का जो बोध है, युग का जो बोध है, उस समय क्या युग की परिस्थितियाँ थी वो उन्होंने उस कविता में व्यक्त किया है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बहुत भयानक स्थिति है ये कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इससे भयानक है विवरण की तरह लिखा जाना। इसे लिखा जाना चाहिए एक प्रश्न की तरह कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो इस पे राजेश जोशी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इसको बाल श्रम, मतलब उस समय की ऐसी स्थिति थी कि हमारे देश में इतनी गरीबी आ चुकी थी कि हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ रहा था। हमारे समाज में उस समय मतलब जो लोगों की सोच थी वो क्या बन चुकी थी। मतलब वो ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि जिस समय बच्चे की खेलने की उम्र होती है, पढ़ने लिखने की उम्र होती है, वो कविता में आगे ये भी कहते हैं कि अंतरिक्ष में सारी ज्ञानें बच्चों की समाप्त हो गई हैं। क्या रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या जो बच्चों के स्कूल पढ़ने के जो शिक्षा विद्यालय होते हैं और जो खेल के मैदान होते हैं, क्या वो सब टूट चुके हैं, सारे ढह चुके हैं, वो दुनिया में समाप्त हो गए हैं? क्यों बच्चे काम पर जा रहे हैं? वो उस समय की स्थिति को भी दिखा रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि राजेश जोशी की कविताओं में युगबोध क्या होता है। तो युगबोध क्या होता है? युगबोध रचनाकार के लेखन के केंद्र में रहता है। युगबोध दो शब्दों से मिलकर बना है, युग और बोध। ठीक है, युग क्या होता है? युग का मतलब होता है किसी काल, समय या किसी समय की क्या स्थिति थी उसको युग कहते हैं। जैसे महाभारत और पुराण आदि ग्रंथों में आप देख सकते हैं युग का अर्थ है बहुत व्यापक रहा है। उसके बाद हम देखते हैं बोध क्या है। तो बोध का अर्थ होता है किसी की जानकारी प्राप्त करना, किसी को समझना, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब ये होता है, युगबोध का मतलब है किसी काल अवधि या किसी संदर्भों की, किसी परिस्थितियों की संपूर्ण जानकारी, उसको युगबोध कहा जाता है।
उसके बाद राजेश जोशी की एक सबसे महत्वपूर्ण कविता है जो समकालीन कवियों में राजेश जोशी की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रासंगिक मानी गई है, मारे जाएंगे। तो उस कविता में भी वो ये युग का वो दिखाते हैं। वो कैसे दिखाते हैं कि जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे वो मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी की कमीज हो उसकी कमीज से ज्यादा सफेद, अगर किसी की उसकी कमीज पर दाग नहीं होंगे तो वे मारे जाएंगे, धर्म की ध्वजा लेकर जो जुलूस में नहीं जाएंगे, गोलियां भून डालेंगे उनको, काफिर करार दिए जाएंगे। तो इस तरीके से वो क्या दिखाते हैं, वो इस यथार्थ को किस तरीके से दिखा रहे हैं कि मतलब कि जो व्यक्ति अपनी जगह पर ठीक है, सच बोल रहा है, लेकिन वो अगर धर्म के विरुद्ध खड़ा होता है तो उसको अपने ही धर्म के लोग उसको मार डालेंगे। अगर वह उसके पास वो अपनी जगह पर ठीक है और उसके पास तलवार या बंदूक नहीं है और मतलब वो जुलूस में नहीं जाना चाह रहा है, वो उसका विरोध करता है, तो भी वो मारा जाएगा। आगे उनकी जब कोई भी कवि अपनी रचना को करता है, कभी मतलब कविता करता है, तो वो समाज में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, किस तरीके से वह जो समाज में देखता है उसी को अपनी कविता में उल्लेखित करता है। तो राजेश जोशी देखते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, मतलब पेड़ क्या कर रहे हैं, चिड़ियाँ क्या कर रही हैं, और जल, वायु, बसंत सभी का वर्णन वो अपनी रचनाओं में करते हैं। तो उनकी एक कविता है, उनका एक कविता संग्रह है कि एक दिन बोलेंगे पेड़। उसमें उनकी एक कविता है पेड़ क्या करता है। तो उस पेड़ क्या करता है कविता में दिखाते हैं। बच्चा कहता है कि माँ पेड़, तो माँ कहती है कि पेड़ तो रात में सोता है, तो फिर पेड़ दिन में क्या करता है, क्योंकि हमारी करता है। निष्कर्ष पे क्या कहना चाहती हैं? जो राजेश जोशी हैं वो मूलतः ये कहना चाहते हैं कि जो वो सामान्य जनमानस का उस समय दुख दर्द क्या था, जिसका उनकी रचनाओं पे जो प्रभाव पड़ा है उसको वो दिखाना चाहते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो निजी संसार है हमारा, वो भौतिक परिस्थितियों से गुजर रहा है। आजकल जो दुनिया है वो मीडिया की चकाचौंध दुनिया हो गई है, जो आसपास में घटित हो रहा है उसको नहीं देखते हम। तो वह उन सारी परिस्थितियों को दिखाना चाहते हैं कि मीडिया की वजह से हम लोग आज के समय में आसपास की घटित हो रही चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, जबकि जो बाल श्रम है उसको आज के समय में कौन आकृष्ट करेगा, वो उस चीज़ को भी ले रहे हैं। बाकी फिर उसके बाद राजेश जोशी ये कहते हैं कि लोग तकनीकी जीवन जी रहे हैं। उसके बाद भौतिकतावादी समय में राजेश जोशी की सामूहिक जीवन की जटिलताएं क्या थी, उनका संघर्ष क्या था। उस समय उनकी जो कविताएं हैं वो समस्या मूलक थी, परिस्थितियों को उन्होंने उठाया था। वो ऐसे संघर्ष के समय भी अपनी आस्था को बनाए रखते हैं। और उनके जो कुछ काव्य संग्रह हैं, एक दिन बोलेंगे पेड़, पृष्ठभूमि, दो पंक्तियों के बीच और मिट्टी का चेहरा, और ये इनके 4-5 काव्य संग्रह हैं जिनके माध्यम से मैंने राजेश जोशी का जो युगबोध है उसको उसी पॉइंट में बताइए कि कौन कौन सी चीज उन्होंने दिखाया। जो युगबोध है उसमें क्या कहती है? एक तो धर्म की बात बताई आपने, बाल श्रम का विरोध बताया, और क्या चीज? एक उन्होंने ये दिखाया कि मतलब कवि जो होता है वो अपनी अभिव्यक्ति किस तरीके से करता है, मतलब उस टाइम जब कविता कर रहा होता है तो उसके आसपास जो घटित हो रही जो घटनाएं होती हैं उनको वो अपनी कविता में अधिकतर दिखाना चाहता है। कि जैसे उनका ये कविता है कि